हेलो एंड वेलकम टू दिस क्लास ऑफ 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री। आई एम रफ़ीक अहमद। हम एलिप्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और इसी सिलसिले में दो प्रॉब्लम्स एलिप्स की आज भी ले रहे हैं। पहली है दीर्घवृत्त के नाभिलंब के छोर पर अभिलंब यदि लघु अक्ष के एक सिरे से गुजरता है तब सिद्ध करना है कि जो दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता ई है उसका ये रिलेशन होगा, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। e की पावर 4 प्लस ई स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। इसके अलावा इस एलिप्स की जो मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस है उनकी लंबाइयों का अनुपात भी ज्ञात करना है। एलिप्स है और उसका जो लेटस रेक्टम होता है उसकी एक एक्सट्रीमिटी पर नॉर्मल ड्रॉ किया जाए तो वो नॉर्मल जो माइनर एक्सिस होती है उसके एक एंड से गुजरती है। ये गिवन है और प्रूव करनी है ये इक्वेशन। इसके अलावा दीर्घाक्ष और लघु अक्ष का अनुपात भी ज्ञात करना है। पहले प्रॉब्लम को फिगर में समझें। ये एलिप्स, ये इसकी नाभि एस, नाभि से गुजरती हुई और दीर्घाक्ष के लंबवत रेखा ये नाभिलंब कहलाता है, LM। नाभिलंब के दो सिरे हैं, ऊपरी सिरा L और दूसरा सिरा कैपिटल M। ये दूरी मूल बिंदु से नाभि तक की दूरी या दीर्घवृत्त के केंद्र से नाभि तक की दूरी ए ही होती है। और नाभिलंब की लंबाई के लिए हमने फॉर्मूला सिद्ध किया था, वो 2b² होता है। तो अर्धनाभिलंब यानी ये लंबाई b² होती है और इसलिए L के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे ए, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट हो जाएगा, और ये ऊंचाई यानी b² सेकंड कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो ये दीर्घवृत्त के नाभिलंब का ऊपरी सिरा है, एक सिरा है। इस सिरे पर ऐसे तो दीर्घवृत्त की स्पर्श रेखा बनेगी और इस बिंदु से गुजरती हुई और इस स्पर्श रेखा के लंबवत रेखा, ये रेखा दीर्घवृत्त का इस बिंदु पर अभिलंब है। यानी नाभिलंब के एक छोर पर दीर्घवृत्त का अभिलंब, और दिया हुआ यह है कि वो अभिलंब लघु अक्ष के एक सिरे से गुजरता है। ये B से B' तक दीर्घवृत्त की लघु अक्ष या माइनर एक्सिस है। B और B' इसके सिरे हैं। B के कोऑर्डिनेट्स 0, B होते हैं और B' के कोऑर्डिनेट्स 0, -B होते हैं। तो नाभिलंब के एक सिरे पर खींचा गया अभिलंब लघु अक्ष के एक सिरे से गुजरता है। ये तो हम आसानी से समझ सकते हैं कि अगर ऊपरी सिरे पर अभिलंब बनाया है तो वो लघु अक्ष के निचले सिरे से गुजरेगा। ये बात दी हुई है और तब ई का ये संबंध सिद्ध करना है। सॉल्यूशन पर आएँ। दीर्घवृत्त का इक्वेशन दे रखा है जहाँ पर हम ये मान के चल रहे हैं कि ए बी से बड़ा है, जो कि हम जनरली मानते ही हैं। जब तक कि बी ए से बड़ा नहीं दे रखा हो हम मान के चलते हैं कि ए ही बी से बड़ा है। इस दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता ई है, तो उत्केंद्रता या एक्सेंट्रिसिटी और ए और बी में ये संबंध होता है, b² = a² × 1 - e²। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। इस रिलेशन का भी आगे यूज़ कर लेंगे कहीं। इसके नाभिलंब का एक छोर L ये है, जैसा कि अभी हमने समझा। नाभिलंब के एक छोर के कोऑर्डिनेट्स ये हैं a, b²/a, जो डायरेक्टली यूज़ किए जा सकते हैं। इस बिंदु पर अभिलंब का समीकरण लिखना है। तो पहले हम जनरल जो आर्टिकल में हमने प्रूव किया था उस पॉइंट को लिख रहे हैं। दीर्घवृत्त के बिंदु x1 y1, अगर ये बिंदु x1 y1 दीर्घवृत्त पर है तो इस बिंदु पर जो दीर्घवृत्त का अभिलंब होता है वो एज ए फार्मूला हमने ड्राइव किया था, वो ये है a²x/x1 - b²y/y1 बराबर a² - b²। तो ये तो दीर्घवृत्त के बिंदु x1 y1 पर अभिलंब का समीकरण है। हमें निकालना है इस बिंदु पर L पर। तो L पर अभिलंब का समीकरण निकालने के लिए x1 की जगह a ही आ जाएगा और यहाँ y1 की जगह सेकंड कोऑर्डिनेट b² आ जाएगा। तो ये हो गया नाभिलंब के ऊपरी सिरे a, b² पर अभिलंब का समीकरण। यानी इस लाइन की इक्वेशन हो गई है।
इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे, एक ए कैंसिल हो जाएगा तो ये ए एक्स अपॉन ई, और यहाँ पर बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ए ऊपर आ जाएगा तो ये ए वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये तो हमने निकाल लिया अभिलंब का समीकरण नाभिलंब के एक सिरे पर। अब जैसा दिया हुआ उसका यूज़ करें। हमें दिया हुआ है कि ये अभिलंब लघु अक्ष के सिरे 0, -b से गुजरता है। तो स्पष्ट है कि लघु अक्ष के सिरे के निर्देशांक इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे। तो ये अभिलंब लघु अक्ष के सिरे 0, -b से गुजरता है, अतः ये कोऑर्डिनेट्स इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो इसमें x की जगह फर्स्ट कोऑर्डिनेट 0 रखने पर फर्स्ट टर्म 0 हो जाएगी, और y की जगह b डैश का सेकंड कोऑर्डिनेट -b रख देंगे तो ये टर्म हो जाएगी माइनस ऑफ a इंटू माइनस बी, और इधर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये प्लस ए भी हो गया। और अब इसमें क्योंकि हमें रिलेशन उत्केंद्रता का ज्ञात करना है तो हम उत्केंद्रता को लाएं, यानी b को एलिमिनेट कर दें, b की वैल्यू रख दें। बी स्क्वायर की जगह तो रख देंगे ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, इस इक्वेशन में राइट हैंड साइड में ए स्क्वायर अपनी जगह माइनस, और ये बी स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, और लेफ्ट हैंड साइड में भी ए तो अपनी जगह और बी की जगह उसी उत्केंद्रता वाले संबंध से बी का मान होता है ए अंडर रूट 1 माइनस ई स्क्वायर। तो बी को एलिमिनेट कर दिया, इस इक्वेशन में ए और ई रह गए। ये ए इंटू ए स्क्वायर है, इसमें भी ए स्क्वायर है, इसमें भी ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर से डिवाइड कर दें पूरे इक्वेशन को तो ये टर्म अंडर रूट 1 माइनस ई स्क्वायर, ये टर्म 1 हो जाएगी, और ये टर्म माइनस ऑफ 1 माइनस ई स्क्वायर हो जाएगा। इधर 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएंगे तो राइट हैंड साइड ओनली ई स्क्वायर रह जाएगी, और उसके बाद दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। स्क्वायर करने पर इधर से रूट हट गया और इधर ई की पावर 4, और पदों को एक साइड ले लें तो ये इक्वेशन सिद्ध हो गई, ई की पावर 4 प्लस ई स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0, जो कि हमें प्रूव करना था। तो नाभिलंब के ऊपरी सिरे पर अभिलंब बनाया, और वो अभिलंब दीर्घाक्ष के लघु अक्ष के एक सिरे से गुजरता है, उस बात का उपयोग किया तो उससे हमें जो सिद्ध करना था वो इजीली प्राप्त हो गया। सेकंड जो पॉइंट सिद्ध करना है, दीर्घाक्ष और लघु अक्ष का अनुपात ज्ञात करना है, उसमें ई के मान की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस इक्वेशन से पहले हम ई का मान ज्ञात कर लें। ये इक्वेशन वैसे तो ई की 4 घात का समीकरण है, लेकिन ई स्क्वायर के लिए ये 2 घातीय समीकरण हो जाएगा। ई की पावर 4 को लिख सकते हैं ई स्क्वायर का स्क्वायर, और ये ई स्क्वायर, और ये -1, तो ये ई स्क्वायर का द्विघात समीकरण है। तो इससे द्विघात समीकरण को श्रीधर आचार्य फॉर्मूले से हल करके ई स्क्वायर की वैल्यू निकालने, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, माइनस बी मतलब ई स्क्वायर का गुणांक, यानी एक घातीय पद का गुणांक। ई स्क्वायर को एक घातीय मानेंगे, ये उसका स्क्वायर है। ए की वैल्यू 1 स्क्वायर वाले पद का गुणांक, और सी की वैल्यू -1। तो धाराचार्य सूत्र से इसको सॉल्व करके ई स्क्वायर का मान निकाल लिया। ई का नहीं निकलेगा, ई स्क्वायर का आ जाएगा यहाँ से, क्योंकि ये ई का द्विघात समीकरण नहीं है, ई स्क्वायर का द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ ई स्क्वायर। तो श्रीधर फार्मूले से इसको सॉल्व कर लिया और ई स्क्वायर की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। जैसा कि हम देख रहे हैं, ये रूट के अंदर की वैल्यू 5 हो जाएगी, तो ई स्क्वायर की वैल्यू हो गई -1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 2। अब यहाँ प्लस चिन्ह या माइनस चिन्ह कौन सा वैलिड होगा? अगर हम माइनस चिन्ह लेते हैं तो पूरी राइट हैंड साइड नेगेटिव हो जाएगी, और ए स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव। किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए माइनस चिन्ह सही नहीं है, प्लस चिन्ह लेना पड़ेगा, क्योंकि ई स्क्वायर पॉजिटिव राशि होती है। माइनस चिन्ह लेते तो पूरा ही माइनस हो जाता, तो इसलिए प्लस चिन्ह ही वैलिड होगा। तो ई स्क्वायर की वैल्यू हो गई अंडर रूट 5 -1 अपॉन 2। ई स्क्वायर की वैल्यू से ही काम चल जाएगा, जो हमें आगे ज्ञात करना है। दीर्घाक्ष और लघु अक्ष की लंबाइयों का अनुपात ज्ञात करना है। तो अब दीर्घाक्ष की बटे लघु अक्ष दोनों का अनुपात, दोनों की लंबाइयों का अनुपात, हम जानते हैं कि दीर्घाक्ष की लंबाई 2a होती है और लघु अक्ष की लंबाई 2b होती है। इसमें 2 कैंसिल हो गया तो ये a अपॉन b हो जाएगा, और इसको आगे सॉल्व करने के लिए a तो एज इट इज़ और b की जगह b का मान उत्केंद्रता के रूप में रख दें। b का मान ये होता है a अंडर रूट 1 माइनस ई स्क्वायर, क्योंकि b स्क्वायर का होता है a स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। तो b का मान उत्केंद्रता के पदों में रख दिया, ऊपर जो हमने इक्वेशन नंबर 2 लिख रखी है उससे। इसमें a भी कैंसिल हो गए और ये इतना आ गया। ई स्क्वायर का जो मान हमने ज्ञात किया था वो इसीलिए ज्ञात किया था क्योंकि यहाँ रखना पड़ेगा, वो रख दें। तो ये टर्म हो जाएगी 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस, और ये ई स्क्वायर का मान। नीचे रूट के अंदर 2 एलसीएम ले लें,
तो 2 + 1 3 हो जाएगा और -√5 इतना आ जाएगा, ये √2 ऊपर आ जाएगा, ये टर्म इतनी हो गई। तो दीर्घाक्ष और लघु अक्ष का अनुपात इतना हो जाएगा। इसको इतना छोड़ दें या इसको इस पॉजिटिव वाले रूट से गुणा करा के इस टर्म को ऊपर भी ला सकते हैं, लेकिन यही बेटर है। तो ये एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। इसके बाद हम एक और प्रॉब्लम ले रहे हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, सिद्ध करो कि दीर्घवृत्त की किसी भी स्पर्श रेखा पर नाभि से खींचे गए लंब के पाद का बिंदुपथ सहायक वृत्त होता है। लोकस ऑफ फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम फोकस टू एनी टेंजेंट ऑफ द एलिप्स इज ऑक्सिलरी सर्किल ऑफ द एलिप्स। ये प्रूव करना है। तो यहाँ 2-3 बातें हैं। पहले तो हम बिंदु पथ जो शब्द है उसको थोड़ा सा समझ लें। बिंदु पथ या हम इसे कहते हैं लोकस। ये क्या होता है, अगर कोई बिंदु स्थिर बिंदु ना हो, मूविंग पॉइंट हो, या वो बिंदु ऐसा हो जिसकी एक स्थिति नहीं होगी, उसकी अनंत स्थितियां होंगी, तो उस बिंदु की उन अनंत स्थितियों को मिलाने से जो कर्व बनता है, या उस बिंदु के मूव करने से जो कर्व बनता है, उस कर्व को उस बिंदु का बिंदु पथ कहते हैं। अब बिंदु मूविंग पॉइंट कैसे होगा या उस बिंदु की अनंत स्थितियां कैसे होंगी, वो उस बिंदु की कोई कंडीशन दे रखी होती है, उसके आधार पे होता है। जैसे 1-2 एग्जाम्पल से पहले हम बिंदु पथ को समझ लें। अगर हम ये कहें कि ए और बी कोई 2 फिक्स्ड पॉइंट हैं, ये तो फिक्स बिंदु है, नियत बिंदु है। अब हम कहें कि पी ऐसा बिंदु है जिसकी इन दोनों से दूरियां समान हैं, तो क्लियर है कि ऐसा बिंदु पी एक जगह नहीं होगा, यानी ऐसा एक बिंदु नहीं होगा, ऐसे अनंत बिंदु होंगे जिनकी इन दोनों बिंदुओं से दूरी समान है। जैसे यहाँ होगा पी, ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड पर बीचों बीच, ताकि पी की ए से दूरी और पी की बी से दूरी बराबर हो जाए। लेकिन पी की ये एकमात्र स्थिति नहीं है, पी यहाँ भी हो सकता है। यहाँ से भी पी की ए से दूरी पी ए और पी की बी से दूरी पी बी बराबर होंगी या हो सकती है। पी यहाँ भी होगा, ताकि पी की ए से दूरी और पी की बी से दूरी बराबर हो जाएं। पी यहाँ होगा, पी की ए से दूरी और पी की बी से दूरी बराबर हो जाए। पी इधर भी होगा, ताकि उसकी ए से दूरी और बी से दूरी बराबर हो जाए, एंड सो ऑन। तो अगर हम ये कहें कि पी ऐसा बिंदु है जिसकी ए और बी से दूरी बराबर है, तो पी एक बिंदु नहीं होगा, ऐसे अनंत बिंदु होंगे। तो उन सारे बिंदुओं को मिलाने से जो कर्व या लाइन बनेगी वो कहलाएगा पी का बिंदु पथ। यहाँ पे ये सरल रेखा बनेगी। और ये बात हम जानते हैं ज्योमेट्री से कि ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड का जो लंब अर्धक होता है, यानी ए और बी के रेखाखंड के ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु से गुजरती हुई और रेखाखंड ए बी के लंबवत जो रेखा होती है वो रेखा होती है कि जिस पर अगर हम पी लेंगे तो इस रेखा पर पी कहीं भी लेंगे तो उस पी की ए से और बी से दूरी बराबर होगी। तो इस पी का बिंदुपथ ये रेखा आ जाएगी। यानी शब्दों में कहें तो ये कि उस बिंदु पी का बिंदुपथ जो ए और बी से समान दूरी पर रहता है एक सरल रेखा बनाता है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बिंदु होते हैं, अनंत होते हैं, और वो सारे मिलाने से एक रेखा बनती है। तो ये बिंदुपथ हो गया पी का। इसमें प्लेन की कंडीशन सदैव है जो हमने यहाँ पे वर्णित नहीं की है। जब तक हम 2D पढ़ रहे हैं सब कुछ एक प्लेन पर ही होता है। तो यहाँ पर ये दोनों बिंदु और ये बिंदु पी एक ही समतल पर होंगे। सर्किल की परिभाषा में भी हमने बिंदुपथ यूज़ किया था। अगर एक स्थिर बिंदु है सी और एक मूविंग पॉइंट पी है, और ये मूविंग पॉइंट पी इस कंडीशन के साथ मूव करता है कि इसकी इस स्थिर बिंदु सी से दूरी हमेशा फिक्स बनी रहती है, मान लो वो दूरी है r, तो पी का बिंदुपथ एक
सर्किल हो जाएगा। यानी अगर हम कहें कि ऐसे बिंदु का बिंदु पथ ज्ञात करो जो एक समतल पर विद्यमान बिंदु C से सदैव एक फिक्स दूरी r पर रहता है और समतल पर ही रहता है, तो फिर P कहाँ कहाँ हो सकता है? P यहाँ होगा ताकि उसकी दूरी r हो, P यहाँ चला जाएगा ताकि उसकी C से दूरी r रहे, P यहाँ पहुँचेगा तब भी उसकी C से दूरी r रहेगी, एंड सो ऑन। P की इन सारी स्थितियों को मिलाने से जो कर्व बनेगा वो सर्किल होगा, तो हम कहेंगे कि इस बिंदु P का बिंदु पथ एक वृत्त है। इसी तरह से दीर्घवृत्त और परवलय की परिभाषाएं थी, वहाँ पर P इस तरह से मूव करता है कि एक निश्चित रेखा और एक निश्चित बिंदु से P की एक निश्चित बिंदु S से P की दूरी और एक निश्चित रेखा से P की लंबिक दूरी का अनुपात यानी PS/PM अचर बना रहता है। तो P के मूव करने से यानी P जहाँ जहाँ जा सकता है, P की उन सारी स्थितियों को मिलाने से जो कर्व बनता है वो दीर्घवृत्त कहलाता है अगर E1 से कम धनात्मक राशि हो, और E1 से बड़ा हो तो अतिपरवलय कहलाता है, और E1 के बराबर हो तो परवलय कहलाता है। ये सब हमने पहले परिभाषाओं में पढ़ लिया है। हम यहाँ पर फोकस कर रहे हैं बिंदु पथ पर। तो बिंदु पथ जिस बिंदु का निकालना होता है उस बिंदु पर कुछ प्रतिबंध होते हैं कि वो बिंदु इन प्रतिबंधों के साथ है, तो उन प्रतिबंधों का पालन करते हुए बिंदु जहाँ जहाँ जा सकता है, बिंदु की उन सब स्थितियों को मिलाने से जो कर्व बनता है वो कर्व उस बिंदु का बिंदु पथ कहलाता है। मैंने यहाँ पर 2-3 उदाहरण अभी लिए थे, और भी बहुत सारे उदाहरण बिंदु पथ के हम सवालों में काम में लेंगे। तो बिंदु पथ का ये अर्थ है। अब रही बात, एक सवाल हमने किया था कि दो फिक्स बिंदु हैं S और S डैश, नियत बिंदु। एक बिंदु P इस प्रकार गमन करता है कि उसकी इन दोनों बिंदुओं से दूरियों का योग फिक्स बना रहता है। जैसे कि P की S से दूरी PS और P की S डैश से दूरी PS डैश का योग फिक्स है, अचर है, कोई भी अचर, मान लो 3 है तो 3 बना रहता है। तो P इस प्रतिबंध का पालन करते हुए P कहाँ कहाँ हो सकता है, तो P की उन सारी स्थितियों को मिलाया तो हमने दीर्घवृत्त बन गया। तो P का बिंदु पथ दीर्घवृत्त हो गया। यानी ऐसा बिंदु जिसकी दो दिए गए बिंदुओं से दूरियों का योग अचर हो, उस बिंदु का बिंदु पथ या लोकस एक एलिप्स हो जाता है। तो ये सारे बिंदु पथ के एग्जाम्पल्स हैं। तो ये तो हो गया बिंदु पथ होता क्या है, एक बिंदु का पथ, जो बिंदु किन्हीं कंडीशंस के अंतर्गत मूव करता हो, चलता हो, गमन करता हो, या उन कंडीशंस को संतुष्ट करते हुए बिंदु की जितनी भी स्थितियां बनती हैं कि बिंदु कहाँ कहाँ हो सकता है, उन सारी स्थितियों को मिलाने से जो कर्व बनता है वो उस बिंदु का बिंदु पथ कहलाता है। बिंदु पथ क्या होता है के बाद हम इस पे आए कि बिंदु पथ ज्ञात कैसे करते हैं। बिंदु पथ ज्ञात करने के लिए उस बिंदु के कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं। जैसे कि बिंदु P का बिंदु पथ ज्ञात करना है तो P की कोऑर्डिनेट्स हम XY मान लें, और फिर बिंदु P की जो भी विशेषताएं दे रखी है उसका उपयोग करके इन X और Y में एक संबंध स्थापित करें, एक रिलेशन बनाएं, एक समीकरण बनाएं। X और Y में यानी P के निर्देशांकों में जो संबंध आएगा वही P का बिंदु पथ हो जाएगा। जैसे इस वाले सवाल में अगर हमें A और B के कोऑर्डिनेट्स दे रखें, उदाहरण के लिए A के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 3 और B के कोऑर्डिनेट्स हैं 4, 7, और हमें उस बिंदु का बिंदु पथ ज्ञात करना है जिसकी इन दोनों से दूरी बराबर रहती है। तो मान लिया कि उस बिंदु की एक स्थिति में उसके निर्देशांक हैं XY P बिंदु के, फिर P की A से दूरी और P की B से दूरी बराबर है, तो PA बराबर PB, ये बात हमें दे रखी है, इसका यूज़ करें, स्क्वायर में भी बराबर होंगे और फिर इसमें वैल्यू रख दें। तो P की इससे दूरी हो जाएगी x-2 का होल स्क्वायर प्लस y-3 का होल स्क्वायर, दूरी का वर्ग, और P की B से दूरी का वर्ग हो जाएगा x-4 का होल स्क्वायर प्लस y-7 का होल स्क्वायर। और ये इक्वेशन सरल होके जो भी कर्व या रेखा बनेगी वो P का बिंदु पथ हो जाएगा। तो बिंदु पथ ज्ञात करने का एक तरीका तो यह है कि हम उस जिस बिंदु का बिंदु पथ ज्ञात करना है उसके कोऑर्डिनेट्स XY मान लें, और फिर उस बिंदु के बारे में जो भी विशेषता हमें दे रखी है, जो भी प्रतिबंध उस बिंदु के बारे में दे रखें, उसका उपयोग करके इन X और Y में संबंध स्थापित करें। ये एक बात हो गई। लेकिन अब इसमें P के कोऑर्डिनेट्स यानी जिस बिंदु का बिंदु पथ ज्ञात करना है उसके कोऑर्डिनेट्स XY मानने में कई बार एक समस्या आती है। जैसे अगर हम P के बारे में जो विशेषताएं दे रखी हैं उनका उपयोग करेंगे, उस प्रोसेस में अगर हमें किसी रेखा या किसी वक्र का समीकरण काम में लेना पड़ा तो उस रेखा या उस वक्र के समीकरण में भी XY होंगे और P के कोऑर्डिनेट्स भी हम XY मान रहे हैं।
जैसे ये लांबिक दूरी वाला है, मान लो कि इस रेखा का समीकरण हो 2x + 3y = 7 और ये जो बिंदु S है इसके कोऑर्डिनेट्स हों 1 2 और हम कहें कि उस बिंदु का बिंदुपथ ज्ञात करो जिसकी S से दूरी और इस रेखा से लांबिक दूरी समान हो। तो P की इस विशेषता का उपयोग करें कि P की S से दूरी P की रेखा से लांबिक दूरी समान है, तो उसमें रेखा के समीकरण का उपयोग करना पड़ेगा और उस समीकरण में x और y होंगे। तो P के कोऑर्डिनेट्स अगर हम पहले से ही x y मान लेंगे तो फिर ये वाले x y और ये वाले x y मिक्सड हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा कि वो x और y रेखा के समीकरण वाले x और y थे या P के निर्देशांक x y थे। ऐसी स्थिति से बचने के लिए हम ऐसा कर लेते हैं कि जिस बिंदु का बिंदुपथ निकालना है उसके कोऑर्डिनेट्स फिलहाल यानी शुरू में x y न मान के कोई दूसरे मान लेते हैं, जैसे h के मान लिए या x1 y1 मान लिए, जिसके और फिर P की जो भी विशेषताएं दे रखी हैं उनका उपयोग करके इन कोऑर्डिनेट्स में एक संबंध स्थापित कर लेते हैं और वो संबंध स्थापित होने के बाद में h के को x y में बदल देते हैं, यानी h की जगह x और k की जगह y रख देते हैं, या x1 y1 माने थे तो x1 की जगह x और y1 की जगह y रख देते हैं। यानी शुरू में कोऑर्डिनेट्स x y न मान के कुछ और मान लेते हैं और बाद में जब उन कोऑर्डिनेट्स में संबंध स्थापित हो जाता है तो उन कोऑर्डिनेट्स को x y में बदल देते हैं। तो बिंदुपथ ज्ञात करने का दूसरा तरीका ये भी है। तो ये तो हो गई बिंदुपथ की बात। अब हम इस एग्जाम्पल पर आएँ जो बिंदुपथ का है। इस एग्जाम्पल का स्टेटमेंट जैसा कि अभी हमने पढ़ा था, दीर्घवृत्त की किसी भी स्पर्शरेखा पर नाभि से खींचे गए लंब के पाद का बिंदुपथ सहायक वृत्त होता है। फिगर में समझें बात को। दीर्घवृत्त की ये तो दीर्घवृत्त है और इसकी ये कोई स्पर्शरेखा है, ये दीर्घवृत्त की नाभि है। नाभि से इस स्पर्शरेखा पर लंब डाल दिया तो लंब जहाँ नाभि जो लंब डाला है वो जहाँ स्पर्शरेखा को मिलेगा ये बिंदु M कहलाएगा लंब पाद, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, लंब का पाद, ये बिंदु। इस बिंदु का बिंदुपथ ज्ञात करना है। अब जाहिर सी बात है कि इस बिंदु का बिंदुपथ कैसे आएगा? बिंदुपथ उसी बिंदु का आता है जो जिसकी अनंत स्थितियाँ होती हैं, यानी जो मूविंग पॉइंट होता है। तो ये एक स्पर्शरेखा ली है हमने, स्पर्शरेखा अनंत होंगी। जैसे दूसरी स्पर्शरेखा हम यहाँ ले लेते, जैसे ये दीर्घवृत्त है, एक स्पर्शरेखा हमने यहाँ ली, नाभि S से इस पर लंब डाला तो लंब पाद M यहाँ प्राप्त हुआ। फिर हम दीर्घवृत्त की स्पर्शरेखा दूसरी ले लें, ये दूसरी स्पर्शरेखा है किसी दूसरे बिंदु पर या कोई दूसरी प्रवणता वाली, इस स्पर्शरेखा पर नाभि से लंब डालें तो M यहाँ आएगा। फिर हमने स्पर्शरेखा यहाँ ले ली दीर्घवृत्त की, इस स्पर्शरेखा पर नाभि से लंब M यहाँ आएगा। फिर दीर्घवृत्त की स्पर्शरेखा यहाँ ले ली, इस पर नाभि से लंब M यहाँ आएगा। स्पर्शरेखा यहाँ ले ली, इस स्पर्शरेखा पर नाभि से लंब M यहाँ आएगा। तो क्योंकि स्पर्शरेखाएं अनंत हैं और नाभि से हर स्पर्शरेखा पर लंब डालते जाएं तो लंब पाद M की अनंत स्थिति आ जाएंगी। M की इन सारी स्थितियों को मिलाने से जो कर्व बनेगा वो इस M का बिंदुपथ होगा, वो ज्ञात करना है। और यहाँ हमें सिद्ध करना है कि वो बिंदुपथ वही होगा जो इस दीर्घवृत्त का सहायक वृत्त होता है। तो बिंदुपथ ज्ञात करने के लिए वो जो बिंदु अनंत स्थितियों में रह सकता है उसकी हम एक स्थिति ले लेते हैं और उस स्थिति में जो उसके कोऑर्डिनेट्स माने हैं उन कोऑर्डिनेट्स में रिलेशन स्थापित कर लेते हैं। अब बात इस सवाल पर आ जाएं तो ये दीर्घवृत्त है और इसकी ये कोई एक स्पर्शरेखा ले ली। इसकी स्पर्शरेखा जो ली है वो प्राचल रूप में भी ले सकते हैं, यानी इस बिंदु के प्राचलिक निर्देशांक ले लें तो इसकी प्राचलिक रूप में समीकरण आ जाएगा x/a cos थीटा + y/b sin थीटा = 1, या इसकी प्रवणता रूप में ले लेते हैं। तो ये कोई स्पर्शरेखा है, इसकी कोई ना कोई प्रवणता होगी। मान लिया कि इसकी प्रवणता m है, तो अगर इसकी प्रवणता m है तो इसका समीकरण हो जाएगा y = mx + √a² m² + b²। तो ये तो ले ली हमने दीर्घवृत्त की कोई स्पर्शरेखा और नाभि से इस पर लंब डाल दिया और मान लिया कि लंब पाद m आता है और m का बिंदुपथ ज्ञात करना है तो m के कोऑर्डिनेट्स h के मान लिए। जितना लिखा है उसको भी पढ़ लें यहाँ तक। ये दीर्घवृत्त है और इसमें a बड़ा है जैसा कि हम सामान्यतः मानते हैं। इस दीर्घवृत्त का सहायक वृत्त हम पहले से ही जानते हैं, ये वाला होता है। दीर्घाक्ष को व्यास लेकर बनाया गया वृत्त सहायक वृत्त होता है। तो सहायक वृत्त का समीकरण ये होता है। इस दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता E है तो E का संबंध ये होता है जो हमने पिछले एग्जाम्पल में भी काम में लिया था। अब दीर्घवृत्त की कोई स्पर्शरेखा ले ली हमने, प्रवणता रूप में ले ली, तो मान लिया कि दीर्घवृत्त की किसी स्पर्शरेखा की प्रवणता m है तो फिर उस स्पर्शरेखा का समीकरण ये होगा। अब इस स्पर्शरेखा पर नाभि S यानी AE, 0 से लंब डाल दिया। इस स्पर्शरेखा पर नाभि S AE, 0 से लंब SM है, SM लंब डाल दिया।
लंबपाद एम एच के माना, यानी लंबपाद जो भी आया उसके कोऑर्डिनेट्स एच के मान लिए। यहाँ तक तो बात हो गई। अब हम इस एम का बिंदुपथ ज्ञात करना चाहते हैं, तो हमारा काम होगा एम के जो हमने कोऑर्डिनेट्स माने हैं इस में एक संबंध स्थापित करना है। और जब एम के कोऑर्डिनेट्स एच के में एक रिलेशन स्थापित हो जाएगा तब हम बाद में एच और के की जगह एक्स और वाई प्रतिस्थापित कर देंगे, तो वो इस एम का बिंदुपथ हो जाएगा। अब हम एम के कोऑर्डिनेट्स में रिलेशन निकालने के लिए जो स्थिति यहाँ पर उपलब्ध है उसका उपयोग करेंगे। दो बातों का हम उपयोग करेंगे, एक तो ये कि ये एम जो है इस स्पर्श रेखा पर है, अतः एम के कोऑर्डिनेट्स इस स्पर्श रेखा के समीकरण को संतुष्ट करेंगे। और दूसरी बात जो यहाँ दिख रही है हमें, जिसका हम उपयोग कर सकते हैं, वो ये है कि रेखाखंड एस एम इस स्पर्श रेखा के लंबवत है। और हम जानते हैं कि दो रेखाएं लंबवत होती हैं तो उनकी प्रवणताओं का गुणनफल -1 होता है, तो इसके लंबवत होने का उपयोग कर लेंगे और एम इस स्पर्श रेखा पर है उसका उपयोग करेंगे। तो पहले लंबपाद एम एच के मान लिया, एम एच के स्पर्श रेखा पर है, अतः एम के ये कोऑर्डिनेट्स इस रेखा के समीकरण को संतुष्ट करेंगे, यानी इस रेखा के समीकरण में एक्स की जगह एम का फर्स्ट कोऑर्डिनेट एच और वाई की जगह एम का सेकंड कोऑर्डिनेट के रख देंगे। तो एम इस स्पर्श रेखा पर है, उससे तो हमें ये रिलेशन आ गया। थोड़ा बहुत पहले इस रिलेशन को सॉल्व कर लिया है। तो इसमें हमने क्या किया, एम एच को लेफ्ट में लिया तो के माइनस एम एच और फिर दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए। एम एच को लेफ्ट में लेके दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो के माइनस एम एच का होल स्क्वायर और इधर रूट हट जाएगा। ये होल स्क्वायर भी खोल दें तो के स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एच स्क्वायर और गुणनफल का दोगुना वाला पद आ जाएगा -2m एच के, और राइट हैंड साइड में ए स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर इन राइट हैंड साइड के दोनों पदों को भी लेफ्ट में ले लिया तो इक्वेशन हो गई के स्क्वायर एज इट इज़ एम स्क्वायर एच स्क्वायर एज इट इज़ -2m एच के एज इट इज़, और ए स्क्वायर एम स्क्वायर इधर आके माइनस हो गया और बी स्क्वायर भी इधर आके माइनस हो गया। नेक्स्ट स्टेप में बी स्क्वायर की जगह बी स्क्वायर का मान उत्केंद्रता के पदों में लिख दिया है। ये क्यों किया है वो सब आगे समझ में आ जाएगा, जैसी आवश्यकता होती है वैसा हम करते हैं। हमें एम जो है प्रवणता जो हमने मानी है स्पर्श रेखा की, उसका विलोपन करते हुए एच और के का मान निकालना, एच और के में संबंध स्थापित करना पड़ेगा। उस पर्पज से हम ये कर रहे हैं कि उसमें तकनीक ये है कि एम का विलोपन करने के लिए हमें ये करना पड़ रहा है कि बी का मान यहाँ से ये वाले रूप में रख दिया है। इसका क्या फ़ायदा होगा वो आगे समझ में आ जाएगा। तो बी स्क्वायर का मान रख दिया ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस सी स्क्वायर, तो ये टर्म माइनस ए स्क्वायर हो गई और ये टर्म प्लस ए स्क्वायर हो गई, बाकी सब टर्म एज इट इज़। ये इक्वेशन नंबर 5 मान के थोड़ी देर के लिए इस इक्वेशन को रोक दें। यहाँ पर हमने एम की एक ही विशेषता का उपयोग किया है अभी कि एम इस स्पर्श रेखा पर है, अतः एम के कोऑर्डिनेट्स स्पर्श रेखा के समीकरण को संतुष्ट करेंगे और उससे हमें ये इक्वेशन आ गई। अब जो दूसरी विशेषता है उसका उपयोग करें कि एस एम और स्पर्श रेखा एक दूसरे के लंबवत हैं, और जब दोनों लंबवत हैं तो दोनों की प्रवणताओं का गुणनफल -1 होगा। तो पहले हमने एस एम की प्रवणता यानी इस रेखाखंड की प्रवणता क्या होगी, कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस यानी k - 0 अपॉन दोनों के फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस यानी h - a। तो k - 0 बटे h - a ये हो जाएगी इस रेखाखंड की प्रवणता जो कि k बटे h - a हो गई, और इस स्पर्श रेखा की प्रवणता m हमने ले रखी है। दोनों की प्रवणताओं का गुणनफल -1 होगा क्योंकि एस एम स्पर्श रेखा पर लंब है। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता m इंटू एस एम की प्रवणता k अपॉन h - a, इन दोनों का गुणनफल -1 होगा। इससे हमें एक रिलेशन और आ गया m का। नीचे वाले पद को इधर ले लें तो इधर -h प्लस a ही हो जाएगा, ये पूरी टर्म -1 से गुणा होगी। फिर -h को भी लेफ्ट में ले लिया या एक साइड ले लिया तो a का मान निकल गया यहाँ से, a बराबर हो गया h प्लस m के। ये जो a का मान यहाँ से आया ये मान यहाँ रख दें जो इक्वेशन नंबर 5 हमने बना रखा है। इसका वर्क कर लें तो ए स्क्वायर का मान हो जाएगा h प्लस एम के का होल स्क्वायर, वो यहाँ रख दें, यानी इन दोनों से e को विलोपित कर रहे हैं। तो ये मान 5 में रखने पर समीकरण 5 में k स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एच स्क्वायर -2m एच के माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो एज इट इज़ जितना ये थे वैसे के वैसे लिख दिए, और ए स्क्वायर ई स्क्वायर का मान यहाँ से h प्लस एम के का होल स्क्वायर रख दिया बराबर 0। अब इसको और सॉल्व करें। नेक्स्ट स्टेप में ये होल स्क्वायर एक्सपेंड कर देंगे तो यहाँ से तो आ जाएगा h स्क्वायर प्लस दोनों के गुणनफल का दोगुना 2m एच के और m स्क्वायर के स्क्वायर, ये तीन पद तो ये आ गए और बाकी टर्म अपनी जगह एज इट इज़। फिर इसमें ये 2m एच के और 2m एच के ये कैंसिल हो जाएंगे
और जो पद बच रहे हैं वो 6 पद बच रहे हैं, उनको थोड़ा सा रीअरेंज कर लिया है। ये वाला एम स्क्वायर का पद, उसके साथ ये वाला एम स्क्वायर का पद और ये वाला एम स्क्वायर का पद, तीनों एक साथ लिख दिए। एम स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर। और बिना एम स्क्वायर के पद जो हैं वो हैं एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, वो एक साथ लिख दिए। एम स्क्वायर के तीनों पदों में से एम स्क्वायर कॉमन ले लिया और ये टर्म एक फैक्टर मान लिया। और अब ये एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला फैक्टर कॉमन ले लिया। ये फैक्टर कॉमन लेने के बाद इधर से एम स्क्वायर, इधर से 1, ये टर्म आ गई। अब एम स्क्वायर प्लस 1 का भाग दे दिया तो वो 0 में चला जाएगा और ये ही बच जाएगा। या ऐसे कह लो कि ये दो फैक्टर्स का गुणनफल 0 है। हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल 0 होता है, तो उसमें से कोई ना कोई एक 0 होती है। या तो एम स्क्वायर प्लस 1 0 होता है या एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0 होता। ये 0 होता नहीं है, क्योंकि एम की वैल्यू पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो चाहे कुछ भी हो, एम स्क्वायर में 1 और जोड़ देंगे तो ये टर्म कभी भी 0 नहीं आएगी। ये नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये नॉट इक्वल टू 0 है तो इस फैक्टर को हटा दिया, यानी इसका भाग दे दिया, 0 में चला गया और ये आ गया। और ऐसा करने से हमें यहाँ पर m का विलोपन हो गया, m से छुटकारा मिल गया। वो m जो कि हमने स्पर्श रेखा की प्रवणता मानी हुई थी। तो जो मानी हुई राशि है उसका विलोपन करना होगा। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता m का विलोपन करते हुए h और k में संबंध स्थापित करना था, वो काम यहाँ पर हो गया। ए स्क्वायर को दाईं तरफ ले लें। तो अगर हम ये मानते हैं कि नाभि से स्पर्श रेखा पर डाले गए लंब के पाद कैपिटल M के कोऑर्डिनेट्स एच के हैं, तो एच के में ये संबंध आता है। अतः लंबपाद m एच के का बिंदु पथ होगा। इसमें h की जगह x और k की जगह y करना है। शुरू में भी x y ले लेते, लेकिन शुरू में x y लेते तो कुछ मिक्सअप हो जाता, इसलिए हमने m के कोऑर्डिनेट पहले h के मान लिए और जब h और k में रिलेशन स्थापित हो गया तब वापस उसको h को x में और y को k को y में कन्वर्ट कर दिया। तो जो लंबपाद m आया उसका बिंदु पथ ये सहायक वृत्त आया, ये वक्र आया। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये वक्र दीर्घवृत्त का सहायक वृत्त है। तो इससे सिद्ध हो गया कि दीर्घवृत्त की नाभि से किसी भी स्पर्श रेखा पर डाले गए लंब के पाद का बिंदु पथ ये सहायक वृत्त होगा। अब इसमें क्वेश्चन को थोड़ा सा इनडायरेक्टली तरीके से किया है, सरल हो जाए इसलिए। सामान्यतः हमारा जो विचार आता दिमाग में वो ये आता कि m जो h के बिंदु है उसके कोऑर्डिनेट्स में रिलेशन स्थापित करने के लिए यहाँ जो दो विशेषताएं हमें दिख रही हैं उनका उपयोग करके दो समीकरण बनाने थे। पहली तो ये कि m इस स्पर्श रेखा पर मौजूद है, उससे एक समीकरण आया। और दूसरा ये कि SM की प्रवणता और स्पर्श रेखा की प्रवणता का गुणनफल -1 होगा, उससे एक समीकरण आया। अब सामान्य स्थिति में जो अपना काम था वो ये था कि ये जो समीकरण बना और ये जो समीकरण बना, इन दोनों समीकरणों से m का विलोपन करके h और k में संबंध स्थापित करना था। और m का विलोपन का दिमाग में जो पहला तरीका आएगा वो यही आएगा कि यहाँ से m का मान निकाल के यहाँ रख दें और उससे जो m का विलोपन हो जाए तब h और k में संबंध बन जाएगा। ऐसा कर सकते हैं, m का मान यहाँ से आ जाएगा -(h-a)/k और वो मान m का यहाँ सब जगह रख दें और फिर सरल करते जाएं तो m का विलोपन होने के बाद यही समीकरण आ जाएगा, ये जो आया था। लेकिन वो थोड़ा सा ज़्यादा कैलकुलेशन वाला काम है, टफ पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर m का विलोपन करने के लिए इनडायरेक्ट तरीका अपनाया है। m का विलोपन करना है, लेकिन m का विलोपन ना करके a का विलोपन किया था। इस इक्वेशन से a का मान निकाल के इस इक्वेशन में a की जगह रख दिया। a का विलोपन करने पर m का विलोपन स्वतः हो गया। तो ये इस क्वेश्चन में टेक्निकल बात थी कि ऐसा करेंगे तो विलोपन m का आसानी से हो जाएगा। बाकी मुख्य बात यह है कि m का जो कैपिटल M बिंदु है लंबपाद, उसका बिंदु पथ ज्ञात करने के लिए हमें h और k में संबंध बनाना था, जो हमने इस तरह से बनाया। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल। जय हिंद।